किसी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल लेक्चर लिया था जिसमें हम बात कर रहे थे सहसंबंध के बारे में। तो कल हम लोगों ने सहसंबंध का अर्थ, उसके प्रकार और परिमाण के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों के बारे में। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो सहसंबंध ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो अपनी 5 तरह की होती है। मुख्यतः पहली है कैलकुलेशन, गुणांक विधि। दूसरी है क्रमांतर, कोटि विधि। तीसरी है संगामी विचलन, गुणांक विधि। चौथी है विक्षेप चिंतन। और पांचवी है रेखा चित्र विधि। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि कैलकुलेशन सहसंबंध गुणांक की गणना कैसे की जाती है। कैलकुलेशन सहसंबंध गुणांक है, उसकी गणना करने की 2 विधियां हैं। एक है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी है अप्रत्यक्ष या जिसे हम कहते हैं लघु विधि। तो पहली इसकी विधि है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी इसकी होती है लघु विधि। तो अभी हम पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में। जब कैलकुलेशन सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें x बार और y बार की गणना करनी होगी। इनकी गणना करने के बाद ही इसकी गणना की जाएगी। प्रत्यक्ष विधि में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है r बराबर सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय n स्टैंडर्ड डेविएशन x डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये इसका मूल फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले में हम स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू को पुटअप कर दें तो इस फॉर्मूले से अपने पास एक व्युत्पन्न फॉर्मूला मिल जाएगा, डेरिवेटिव फॉर्मूला मिल जाएगा, जिसका हम मुख्यतः कैलकुलेशन में प्रयोग करते हैं। वो आपको हो जाएगा सिग्मा dx dy। इन दोनों की वैल्यू रख लें और आगे की गणना करने के बाद हमारे पास बचता है d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y का योग। ये फॉर्मूला है जो प्रत्यक्ष विधि में कैलकुलेशन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए मुख्यतः यूज लेते हैं जब हमें चर पद मूल्यों के मान श्रेणी में दिए जाए। अगर चर पद मूल्यों के मान कैलकुलेट कर दिए जाए तब हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें श्रेणी दी जाए तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो अब प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सहसंबंध गुणांक करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें कंटिन्यू तो हमारे लिए ये थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसा कि अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से कैलकुलेशन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो श्रेणी में आपको चर पद मूल्य दिए गए हैं उनसे दोनों चर पद मूल्यों के समांतर माध्य की गणना, यानी श्रेणी में दिए गए मूल्यों से x बार व y बार की गणना, ये हमारा इसमें पहला काम रहेगा। और x बार व y बार की गणना करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो सिग्मा x अपॉन n और y बार की गणना करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो सिग्मा y अपॉन n हो जाएगा।
तीसरा काम होगा इन पद विचलनों का वर्ग करना है, यानी d²x/d²y। चौथा काम रहेगा पद विचलनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उनके गुणनफल का निकालना होगा। पद विचलनों का गुणनफल यानी dx और dy की गणना। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद फिर पांचवा काम हमारा रहता है सूत्र का प्रयोग। अब हम जो सूत्र है उस सूत्र में वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद फाइनली हमें सहसंबंध गुणांक की वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला जो नीचे वाला हमने व्युत्पन्न किया था वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये जाएगा सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय सिग्मा d²x इनटू सिग्मा d²y का इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना होगा। तो आपको चारों स्टेप समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें जो अपने को श्रेणी दी होती है उसके जो मूल्य दिए गए होते हैं उन मूल्यों से हमें x बार और y बार की गणना करनी होगी। और x बार और y बार की गणना करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे पद मूल्यों का योग करना होगा और उनमें कुल संख्याओं का भाग लगाना होगा। ये होने के बाद जो हमारे पास समांतर माध्य या उनका जो औसत आया है उस औसत या समांतर माध्य से हमें पद मूल्यों का पद विचलन ज्ञात करना होगा। तो वो होगा x माइनस x बार y माइनस y बार के द्वारा। फिर इन पद विचलनों का हमें वर्ग करना होगा, फिर इन पद विचलनों का हमें गुणनफल करना होगा और फिर सभी वैल्यू का टोटल करने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी है और वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट अभी हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आप लोगों को ये फंडा है वो सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि निम्न आंकड़ों से काल्पनिक सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। तो इसमें आपको दो वेरिएबल्स या चर पद मूल्य दिए जाएंगे, दो श्रेणी दी जाएगी जैसे x और ये y। यहाँ पे मूल्य और यहाँ पे मान हो सकती है, कुछ भी लिखा हो सकता है। इसमें आपको कुछ वैल्यूज दी गई है तो सबसे पहले हमें इन वैल्यूज का टोटल करना है कि टोटल कितना होगा। जैसे इसका टोटल हुआ 300 और इसका टोटल हुआ 250। ये टोटल करने के बाद हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें x बार और y बार की गणना। x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा x अपॉन n, तो हो जाएगा 300/10 बराबर 30। दूसरा y बार जो हो जाएगा सिग्मा y अपॉन n यानी 250/10 इक्वल 25। अब ये दोनों के माध्य निकालने के बाद हमें निकालना होगा इनका पद विचलन। तो पहले हम निकालते हैं x के लिए, तो x माइनस x बार। अब इसमें x वो वैल्यू होगी जो हमें यहाँ पे मूल्य दिया जाएगा और x बार वो होगा जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो अब x बार के नीचे लिख देंगे 30, यानी ये x है वो तो हमारा चेंज होता रहेगा लेकिन x बार हमारा चेंज नहीं होगा, ये 30 का 30 ही रहेगा। तो पहले वाले में क्या होगा 23 माइनस 30 तो माइनस के 7। दूसरे वाले में 27 माइनस 30 तो माइनस के 3। 28 माइनस 30 माइनस के 2। 28 माइनस 30 माइनस के 2। 29 माइनस 30 1। 30 माइनस 30 0। 31 माइनस 30 1। 33 माइनस 30 3 5 और 6। इस तरह से हम क्या करेंगे dx को कैलकुलेट कर लेंगे। अब dx को कैलकुलेट करने के बाद हम यहाँ निकाल लेंगे dy जो होगा y माइनस y बार। अब जो y बार की वैल्यू हमारे पास है वो है 25। इसके नीचे हम वैल्यू लिख देंगे 25। अब इस दूसरे वाली जो श्रेणी है उसमें भी यही रहेगा, y हमारे ये वैल्यूज रहेगी जो हमें क्वेश्चन में दी गई है और y बार की वैल्यूज वो रहेगी जो हमने कैलकुलेट की है। तो y बार की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जबकि y की वैल्यू जिस पद के लिए हम पद विचलन ज्ञात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये चेंज होती जाएगी। जैसे पहले वाले पद के लिए 18 और यहाँ 25 है तो यहाँ आ जाएगा माइनस के साथ
20 माइनस 25 माइनस के 5, 22 माइनस 25 तो माइनस के 3, 27 माइनस 25 तो प्लस के 2, यहाँ पे -4, यहाँ +4, प्लस के 2, प्लस के 4, प्लस के 3 और प्लस के 4। ये दोनों के अब हमारे पद विचलन कैलकुलेट हो गए, यानी 2 नंबर स्टेप तक का काम हमारा अब तक यहाँ पे हो चुका है। अब हमें जाना है तीसरे स्टेप। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है दोनों का। तो पहले हम इस dx वाले पद विचलन का स्क्वायर करते हैं। तो 7 × 7 49 प्लस का हो जाएगा ये 9 2 2 1 0 1 3 का 9 हो जाएगा 25 और 36। इसी तरह से अब d का भी करेंगे तो 7 का 49 25 9 4 16 16 4 16 9 और 16। अब ये अपना थर्ड स्टेप का काम भी हो गया कि पद विचलनों का हमने वर्ग भी कर लिया है। अब फोर्थ स्टेप पद विचलनों का गुणनफल करना होगा। ये दोनों अपने पास dx और dy है, ये दोनों जो पद विचलन है उनका हमें गुणनफल करना होगा। यानी ये पहले वाला चर है, इसका पद विचलन 7 है और ये दूसरे वाले का पहला पद विचलन 7 है। तो 7 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ जाएगा 49। दूसरे वाले में 3 को 5 से करना है तो ये 15 हो जाएगा। फिर 2 को 3 से करना है तो 6 हो जाएगा। फिर 2 को 2 से, अब एक प्लस का है और एक माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, इसलिए ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ प्लस और प्लस प्लस में हो जाएगा, ये 0 आएगा। 1 × 2 2 हो जाएंगे, 3 × 4 12 15 और ये 24। तो अब हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है। अब हमें इन सब का टोटल करना है। जैसा कि फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में हमें सिर्फ 3 चीजों का टोटल चाहिए, dx और dy के टोटल की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम dx dy का टोटल निकालते हैं। अब इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 49 74 74 ये हो जाएगा आपका 83 83 और 87 और ये हो जाएगा आपका 164। इसका टोटल आएगा 164, इसका टोटल आएगा 138। तो अब हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। इसका टोटल आया 138, इसका टोटल आया 164 और इसका टोटल आया 123। तो अब हमें नेक्स्ट काम जो हमारा करना है, इस उत्तर में हमें वैल्यू पुट अप करनी है। तो नेक्स्ट जैसे अपना फॉर्मूला है r बराबर सिग्मा dx dy, ये हो जाएगा सिग्मा d² x इंटू सिग्मा d² y का अंडर। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे 1 2 3 हो जाएगा 138 इंटू 164 का अंडर। अब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3 बटे और यहाँ इसका मान आ जाएगा आपका इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 154 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ओवरऑल इसके जब आंसर निकालेंगे हम तो इसके आंसर आ जाएंगे आपके 0.81। तो स्टूडेंट ये थी कैलकुलेशन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। इस विधि में हमें 4 स्टेप्स फॉलो करने थे और इसके द्वारा किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन की लघु रीति को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, लघु रीति के द्वारा कैसे हम कैलकुलेशन सहसंबंध
कर सकते हैं।